सीटेट 2026 सीडीपी स्पेशल टॉप 130 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। प्रश्न 1, जिनके अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है वे हैं ए जीन पियाजे, बी ले वाइगोस्की, सी जेरोम ब्रूनर या डी हावर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर है बी ले वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थियरी का प्रतिपादन किसने किया? ए लुईस थर्स्टन ने, बी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या डी जेपी गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है बी चार्ल्स स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा प्रतीकात्मक खेल और भाषा का विकास करता है? ए संवेदी पेशी, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर है बी पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक विकास के चरण में बच्चा प्रतीकात्मक खेल और भाषा का विकास करता है। प्रश्न नंबर 4, बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के प्रवर्तक कौन है? ए एल थर्स्टन, बी हावर्ड गार्डनर, सी एल थॉर्नडाइक या डी अल्फ्रेड बिने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हावर्ड गार्डनर। प्रश्न नंबर 5, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए ले वाइगोस्की, बी जीन पियाजे, सी बी एफ स्किनर या डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जेडपीडी की अवधारणा दी गई है ले वाइगोस्की के द्वारा, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा को समझते हैं? ए संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही विकल्प है यानी राइट आंसर है सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझने लगते हैं। प्रश्न नंबर 7, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? ए पूर्व पारंपरिक स्तर, बी पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर या डी औपचारिक स्तर। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास संबंधित है पारंपरिक स्तर से। इसका राइट आंसर है बी पारंपरिक स्तर। प्रश्न नंबर 8, बाल केंद्रित कक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में अधिगम किस प्रकार होता है? ए केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है, बी शिक्षक द्वारा व्याख्यान के माध्यम से दिया जाता है, सी शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोगात्मक गतिविधियों से होता है या डी केवल पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोगात्मक गतिविधियों से होता है। प्रश्न नंबर 9, विकास की दिशा के संबंध में मस्तकाधोमुखी यानी सिफालोकाउडल नियम का क्या अर्थ है? ए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, बी विकास सिर से पैर की ओर होता है, सी विकास पैर से सिर की ओर होता है या डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर है विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तकाधोमुखी यानी सिफालोकाउडल का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था यानी प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है? ए विद्यालय, बी मीडिया, सी परिवार या डी सरकार। तो बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था जो होती है यानी प्राइमरी एजेंसी जो होती है वो होती है परिवार। क्या होता है? परिवार। प्रश्न नंबर 11, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन को सहारा देने के लिए शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? ए समावेशन, बी पाड़ या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या सी अहम केंद्रिता या डी अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर है बी। बच्चों के चिंतन को सहारा देने के लिए शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ए अल्फ्रेड बिने, बी विलियम स्टर्न, सी लुईस टर्मन या डी
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी विलियम स्टर्न द्वारा। प्रश्न नंबर 13, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी रटकर याद रखना या डी अति सक्रियता। तो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण है अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रश्न नंबर 14, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? ए पठन संबंधी विकार, बी लेखन संबंधी विकार, सी गणितीय गणना संबंधी विकार या डी वाक संबंधी विकार। तो डिस्ग्राफिया ग्राफ में हम लोग लिखते हैं, तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में विद्यालयी शिक्षा के किस नए पैटर्न की सिफारिश की गई है? तो इसका विकल्प नंबर ए है 10+2+3, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 3+5+3+4, ऑप्शन डी 5+4+3+2। तो इसका राइट आंसर है बी 5+3+3+4, 5+3+3+4। प्रश्न नंबर 16, पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी योजनाओं में सुधार करके नया ज्ञान जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ए आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन, बी समायोजन एकोमोडेशन, सी साम्य धारण इक्विलिब्रेशन या डी वास्तु स्थायित्व। तो उसको कहते हैं समायोजन यानी एकोमोडेशन। जब बच्चा पुरानी योजनाओं में सुधार करके नया ज्ञान जोड़ता है तो उसे समायोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है समावेशी शिक्षा यानी इनक्लूसिव एजुकेशन के सिद्धांत पर आधारित है? ए पृथक्करण और नामीकरण, बी समता और समान अवसर, सी केवल दिव्यांग बालकों को पढ़ाना या डी सामाजिक विशिष्टता। तो इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा समता और समान अवसर पर आधारित है। प्रश्न नंबर 18, आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध विकास में कैसा होता है? ए दोनों का 50-50 निश्चित अनुपात होता है, बी आनुवंशिकता और पर्यावरण का परस्पर अंतःक्रियात्मक संबंध होता है, सी केवल आनुवंशिकता जिम्मेदार होती है, डी केवल वातावरण का प्रभाव होता है। तो देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण में क्या संबंध होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण का परस्पर अंतःक्रियात्मक संबंध होता है। प्रश्न नंबर 19 है अहम केंद्रित भाषा इकोसेंट्रिक स्पीच की अवधारणा पियाजे के अनुसार किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदी पेशी, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच की अवधारणा होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये किसकी विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। प्रश्न नंबर 20 है निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग बच्चे के लिए किसने किया है? ए जीन पियाजे, बी लेव वाइगोस्की, सी नोआम चामस्की या डी बी.एफ. स्किनर। तो इसका राइट आंसर है बी लेव वाइगोस्की। निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए लेव वाइगोस्की ने किया। प्रश्न नंबर 21, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ए ज्ञान का मुख्य स्रोत होना, बी एक सुगमकर्ता के रूप में मार्गदर्शक होना, सी केवल अनुशासन बनाए रखना या डी केवल परीक्षाएं आयोजित करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल एक सुगमकर्ता के रूप में मार्गदर्शक होना है यानी फैसिलिटेटर के रूप में। प्रश्न नंबर 22, भाषा अर्जन क्षमता यानी एलएडी की अवधारणा किससे संबंधित है? ए बी.एफ. स्किनर, बी नोआम चामस्की, सी जीन पियाजे या डी लेव वाइगोस्की। तो इसका राइट आंसर है बी नोआम चामस्की। एलएडी की अवधारणा किससे संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता की नोआम चॉम्स्की से। प्रश्न नंबर 23, डिसकैलकुलिया किस अधिगम अशक्तता से संबंधित है? ए पठन संबंधी विकार, बी गणितीय गणना संबंधी विकार, सी लेखन संबंधी विकार या डी भाषा समझने में विकार। तो डिसकैलकुलिया संबंधित है गणितीय गणना संबंधी विकार से। प्रश्न नंबर 24 है जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण
बालक में किस अवस्था में विकसित होता है? ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण बालक में संवेदीगामक अवस्था में विकसित होता है। प्रश्न नंबर 25 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों को केवल पास या फेल घोषित करना, बी बच्चों के सर्वांगीण प्रगति का आकलन करना, सी बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना या डी केवल वार्षिक अंक प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है बी बच्चे के सर्वांगीण प्रगति का आकलन करना, यानी उसके संपूर्ण विकास का आकलन करना। प्रश्न नंबर 26 है, अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार का आकलन होता है? ए योगात्मक आकलन, बी रचनात्मक आकलन, सी मानक संदर्भित आकलन या डी केवल अंतिम परीक्षा आधारित। तो इसका राइट आंसर है बी रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रश्न नंबर 27 है, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? ए जॉन डेवी, बी फ्रोबेल, सी मारिया मोंटेसरी या डी जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ए जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD से ग्रसित बालक का प्रमुख लक्षण क्या है? ए अत्यधिक समय तक एक ही स्थान पर ध्यान लगाए रखना, बी अवधान में कमी और अति सक्रियता, सी केवल पढ़ने में समस्या होना या डी भाषा न बोल पाना। तो इसका राइट आंसर है बी अवधान में कमी और अति सक्रियता। प्रश्न नंबर 29 है, ऑटिज्म यानी स्वलीनता से पीड़ित बालकों की मुख्य समस्या क्या होती है? एक शारीरिक रूप से अक्षम होना, बी सामाजिक संप्रेषण यानी सोशल कम्युनिकेशन में कठिनाई, सी केवल गणना न कर पाना या डी दृष्टि बाधित होना। तो ऑटिज्म यानी स्वलीनता से पीड़ित बालकों की मुख्य समस्या होती है सामाजिक संप्रेषण यानी सोशल कम्युनिकेशन, इसमें कठिनाई। प्रश्न नंबर 30 है, जेंडर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है? एक जैविक संरचना, बी एक सामाजिक संरचना, सी एक शारीरिक विशेषता या डी एक आनुवंशिक गुण। तो इसका राइट आंसर है बी एक सामाजिक संरचना। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न नंबर 31 है, समीपस्थ दूरस्थ यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत क्या बताता है? ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी विकास केंद्र से बाहर यानी शरीर के मध्य से अंगों की ओर होता है, सी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होता या डी विकास रुक रुक कर होता है। तो इसका राइट आंसर है बी विकास केंद्र से बाहर यानी शरीर के मध्य से अंगों की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत क्या बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है यानी शरीर के मध्य से अंगों की ओर होता है। प्रश्न नंबर 32, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? ए पूर्व पारंपरिक स्तर, बी पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर या डी अमूर्त स्तर। तो इसका राइट आंसर है पूर्व पारंपरिक स्तर। दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 33, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? ए लिखने में समस्या, बी पढ़ने में समस्या, सी चलने में समस्या या डी सुनने में समस्या। तो डिस्लेक्सिया संबंधित है पढ़ने में समस्या अधिगम अक्षमता से। प्रश्न नंबर 34 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है? ए स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना, बी दूसरों की मनोभावों प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझना, सी संगीतात्मक योग्यता होना या डी प्रकृति और पर्यावरण को समझना। तो इसका राइट आंसर है बी दूसरों के मनोभावों प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 35, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है? ए स्वयं की क्षमताओं भावनाओं और विचारों का ज्ञान, बी दूसरों से संवाद स्थापित करना, सी गणितीय समस्याओं का हल ढूंढना या डी भाषा पर नियंत्रण रखना। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अर्थ होता है स्वयं की क्षमताओं भावनाओं और विचारों का ज्ञान। नंबर 36, रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
ए लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग गतिविधियां निर्धारित करना। बी गैर परंपरागत भूमिकाओं में लड़के और लड़कियों दोनों को प्रोत्साहित करना। सी केवल लड़कियों को ही गृह कार्य देना। या डी केवल लड़कों को ही खेलकूद में आगे बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है बी गैर परंपरागत भूमिकाओं में लड़के और लड़कियों दोनों को प्रोत्साहित करना ही। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कम करने के लिए एक शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। प्रश्न 37 है, पोर्टफोलियो का उपयोग किस हेतु किया जाता है? ए केवल वार्षिक परीक्षा के अंक रिकॉर्ड करने के लिए। बी समय के साथ बच्चों के क्रमिक विकास और कार्यों का प्रामाणिक रिकॉर्ड रखने के लिए। सी केवल अनुशासित बच्चों की सूची बनाने के लिए। या डी शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी समय के साथ बच्चे के क्रमिक विकास और कार्यों का प्रामाणिक रिकॉर्ड रखने के लिए। प्रश्न नंबर 38, समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल विशेष बालकों को सामान्य विद्यालय से दूर रखना। बी प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। सी केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाना। या डी केवल प्रतिभाशाली बालकों को विशेष सुविधाएं देना। तो समावेशन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 39 है, समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप सामाजिकरण की किस प्रकार की संस्था है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी कोई भूमिका नहीं होती, या डी तृतीयक। तो समवयस्क ग्रुप यानी पीयर ग्रुप सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था यानी सेकेंडरी एजेंसी है। प्रश्न नंबर 40, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? ए बी एफ स्किनर ने, बी ई एल थॉर्नडाइक ने, सी इयान पावलोव ने, या डी लेव वाइगोस्की ने। तो अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था ई एल थॉर्नडाइक ने।